ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, आर्टिकल, एडिटोरियल, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। संपदा के सर्जकों को मिले सम्मान। अभी आपने देखा है कि हमारे देश से रतन टाटा चले गए हैं। अब हमारे बीच नहीं है वो, हमारे देश से क्या दुनिया से ही चले गए हैं। और इनका, रतन नवल टाटा, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। 9 अक्टूबर 2024 में इनकी डेथ हो गई है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर समूचे राष्ट्र ने शोक मनाया है। उद्योग जगत एवं शीर्ष नेताओं के अलावा जिस तरह गोरेगांव के गरबा पंडाल से लेकर काशी की संध्या आरती तक आमजन ने रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, वह टाटा घराने और स्वयं रतन टाटा के प्रति देशव्यापी स्नेह और कृतज्ञता के भाव को प्रकट करता है। टाटा समूह ने उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े बड़े कीर्तिमान एवं आयाम स्थापित किए और यह उद्योग क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांडों में से एक बनकर उभरा है। इस सुनहरी एवं समृद्ध विरासत को रतन टाटा ने बाखूबी आगे बढ़ाया। बतौर चेयरमैन अपने 21 वर्ष के कार्यकाल में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 46 गुना बढ़कर 4.75 लाख करोड़ और मुनाफा 50 गुना बढ़कर 33,500 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचा। रतन टाटा ने करीब 50 देसी और विदेशी स्टार्टअप्स में निवेश भी किया। इनमें पेटीएम, ओला इलेक्ट्रिक, लेंसकार्ट और ब्लू स्टोन जैसे स्टार्टअप्स आज बहुत बड़ा रूप ले चुके हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने में रतन टाटा का बड़ा योगदान रहा। आप देखिए, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने में, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में रतन टाटा ने बड़ा योगदान दिया। रतन टाटा ने 1991 में टाटा समूह का उत्तराधिकारी को उस समय ग्रहण किया जब देश उदारीकरण की नीति पर निकला था। यह दशकों तक घरेलू संरक्षण में पले बड़े भारतीय उद्योग व्यापारी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, और जहां उन्हें एकाएक बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी थी। संरक्षण के चलते टाटा समूह की कंपनियों की पेशेवर क्षमताएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समान शिथिल और निष्क्रिय हो चली थी, और इन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने टाटा ग्रुप के मूल मंत्रों से इतर अपनी मनमानी कार्य पद्धति से न सिर्फ कंपनियों की कार्य कुशलता को कमजोर किया, बल्कि टाटा समूह को भी विघटन के कगार पर ला खड़ा किया। रतन टाटा ने एक समूह कार्यकारी कार्यालय की स्थापना कर इसके सदस्यों को टाटा कंपनियों के बोर्ड में स्थान दिया। साथ ही सभी कंपनियों में टाटा सन्स की 26% भागीदारी तय कर जबरन अधिग्रहण यानी हॉस्टाइल टेक ओवर से बचाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस दौरान इंडियन होटल्स, टिस्को और टेल्को, वर्तमान में टाटा मोटर्स ने बड़ी संख्या में छटनी की गई। प्लांट एवं मशीनरी की नवीनीकरण हुआ और बहुत सी युवा प्रतिभाओं की भर्ती हुई है, जहां रतन टाटा नए सुझाव, नई तकनीक और नई प्रबंध नीतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे। वहीं कई मामलों में उनके निर्णय भावनात्मक, निज विवेक और दृढ़ निश्चय पर आधारित होते थे। कहते हैं कि इनके फायदे से ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए इनके फैसले ज्यादा कारगर रहते थे। हेलेन डेरेस्की और एलिजाबेथ क्रिस्टोफ ने अपनी पुस्तक में रतन टाटा के रोचक संस्मरणों का उल्लेख किया है। संपूर्ण ऑटोमोटिव सेक्टर से मिलकर एक पूर्ण भारतीय कार बनाने के आग्रह पर एक उद्योग कार्यकारी से रतन टाटा को जवाब मिला, भारतीय कार की बात करने से पहले मिस्टर टाटा कैसे भी काम चलाऊ कार बनाकर क्यों नहीं दिखाते। इसके तुरंत बाद पूरी दुनिया भारत में निर्मित टाटा इंडिगो पर काम शुरू हुआ, जो शुरुआत में सामने आई खामियों के बावजूद न सिर्फ भारतीय इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बनी, बल्कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता तय करने वाला मील का पत्थर भी बनी। इंडिका का पिछड़ेपन टाटा समूह की उस 4 सूत्रीय व्यवसायिक नीति पर आधारित था, जिसमें किसी भी परियोजना को बड़े बजट पर छोटी शुरुआत के साथ उतारा जाए, ताकि संभावित खामियों में सुधार के लिए पर्याप्त पूंजी बची रहे, उत्पाद को उत्तरोत्तर सुधारा जा सके। इसी तरह अमेरिका सलाहकार फर्म मैकेंजी द्वारा टिस्को का पूरी तरह विनिवेश करने यानी हिस्सेदारी बेचने की सलाह को भी टाटा ने नहीं माना, बल्कि उसे और संगठित किया। टिस्को ही टाटा स्टील की पूर्ववर्ती संस्करण थी। विनिवेश जैसी सलाहों को दरकिनार करते हुए टाटा स्टील ने इस्पात क्षेत्र की भीमकाय आंग्ल डच कंपनी कोरस को खरीदकर इस्पात उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया।
पारंपरिक रूप से परोपकार और टाटा समूह एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। टाटा समूह की इस परंपरा को रतन टाटा ने और आगे बढ़ाया। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से लेकर आवारा पशुओं को सहारा देने में टाटा ने करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। कोविड काल में टाटा ट्रस्ट ने 1500 करोड़ दान दिया। भारत के सबसे बड़े धनाढ्यों में से एक होने के बावजूद रतन टाटा की निजी जीवन बहुत सरल और सहज था। वह टाटा समूह के ऑफिस में बाकी कर्मियों के साथ कतार में लगकर प्रवेश करते दिख जाते थे। कभी कभी अपनी गाड़ी भी स्वयं चला लेते थे। कभी कभार वह मुंबई में चलने वाली सामान्य काली पीली टैक्सी में भी सवार हो जाते थे। वहीं संपदा सृजन को भी सेवा का उपकरण मानते थे। एक उद्यमी के रूप में टाटा की विरासत इस प्रकार स्मरण रखी जाएगी कि उन्होंने न सिर्फ बदलाव के समय में अपने समूह को संक्रमण काल से सफलतापूर्वक बाहर निकाला, बल्कि उसे वैश्विक विस्तार भी दिया। जिस फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड ने 1998 में इंडिका का सौदा करने गए टाटा को अपमानित कर वापस भेजा था, उन्होंने 2008 में मुश्किल के दौर में से गुजर रहे अपने दो बड़े ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह द्वारा खरीदने पर कठिन समय में उन पर कृपा करने के लिए धन्यवाद भी दिया। और रतन टाटा ने दशकों तक पोषित समाजवादी कटुता के बावजूद राजनीति से अभिभूत भारतीय समाज में पूंजी उद्यम धन सृजन को भारतीय मानस में सम्मान दिलाने का काम भी किया है। और यदि हमें एक बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना है तो यह आवश्यक है कि टाटा जैसे और बहुत से भविष्य दृष्टा उद्यमी भारत को मिलें। यह आवश्यक है कि समाज में धन सृजन करने वाले ऐसे उद्यमियों को यथोचित सम्मान भी मिले, क्योंकि भारत का सुनहरा भविष्य खोखले समाजवाद और राजनीतिक नारों से नहीं बल्कि व्यापार उद्यम से तय होगा। यह ठीक नहीं कि कुछ नेता संकीर्ण राजनीतिक कारणों से कारोबारियों को खलनायक ठहराने पर तुले हैं। लेकिन एक कौन इंडिया लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। इनका नाम है विकास सारस्वत। ये आप देखिए, मुंबई में दो लोगों की अभी डेथ हुई है। एक आपने देखा होगा कि बाबा सिद्दीकी, जिन्हें गोली मारकर हत्या की गई है, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी मिली हुई थी, वायु सैनिक की सुरक्षा मिली हुई थी, केंद्र सरकार ने दी हुई थी, राज्य सरकार में दी हुई थी, राज्य सरकार उनकी है, आप समझ रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कोई आकर गोली मारकर उन्हें चला गया। एक हमारे रतन टाटा साहब, आप देखिए उस व्यक्ति का कितना ईमानदार, कोई सुरक्षा जानता नहीं, कोई हाव भाव नहीं, दिखावा नहीं, अपनी ड्राइव कर लेना, कहीं भी चले जाना। उसने पूरी जिंदगी अपनी गुजारी और अपनी नेचुरल डेथ हुई, एक तरह से आप कहिए। ये दोनों में फर्क है, आप समझिए। और बहुत कुछ दोनों से सीखा जा सकता है। मौत उनकी है, गोली मार के जो हत्या की गई गलत है, लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए कि क्या सुरक्षा की जरूरत पड़ी रतन टाटा को, क्या कुछ जरूरत पड़ी। वो ईमानदारी से चलते रहे, अपना काम करते रहे। कानूनों से नहीं रुकेगा पराली का जलना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पराली यानी कि फसलों के अवशेष जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने और सख्त कार्रवाई में कोताही बरतने पर हरियाणा, पंजाब की सरकारों को फटकार लगाई है। पराली का मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पहुंचा क्योंकि दिल्ली और इसके आसपास वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। इसके लिए वाहनों, फैक्ट्रियों एवं पराली का धुआं, धूल इत्यादि कारण अधिक जिम्मेदार है। जरूर आप लोग नोट कर लीजिए, केवल पराली जिम्मेदार नहीं है। आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जैसे राज्यों में जैसे जैसे पराली जलाने की घटनाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जो फसल के अवशेष बचते हैं ना, उसी को पराली जलाना कहते हैं। सरकारें पराली जलाने से रोकने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही हैं, और आप देखते हैं कि लेकिन वे प्रभावी नहीं साबित हो रहे हैं। बीते एक दशक से राज्य सरकारें कभी कानून तो कभी जन प्रचार के माध्यम से किसानों को बताती रही हैं कि खेतों में अवशेष अर्थात पराली जलाने के कितने नुकसान हैं, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। इस बार भी खेतों से लपटें और हवा में धुएं के कारण बादल उठते दिख रहे हैं। अब तो कुछ उन राज्यों में भी पराली जलने लगा है जहां पहले नहीं जलती थी। और क्या रहता है कि किसानों को लगता है कि बड़ा आसान है, जैसे ही अवशेष बचे उनमें आग लगा दीजिए, खेत साफ हो गया। लेकिन इससे किसानों को भी नुकसान होता है, उनके खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है, पर्यावरण को नुकसान होता है। किसान वैसे तो समाज को जीवन देने के लिए अन्न उगाता है, लेकिन अनजाने में ही फसलों के अवशेष जलाने से सांस लेने से जुड़ी गंभीर तकलीफों और कैंसर तक का भाग बन रहा है, और इससे उनका अपना परिवार भी नहीं बचता है। इसे देखते हुए अब पराली की समस्या के निदान कानून या तकनीक की जगह सामाजिक तरीके से करना बेहतर होगा। यह बात किसानों तक पहुंचानी जरूरी है कि खेतों में लगी आग से जमीन की उर्वरता शक्ति प्रभावित हो रही है। पराली का सलीके से निपटान कर किसान अपने खेतों की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, अपना तकदीर बदल सकते हैं। देश में हर साल करीब 31 लाख टन फसल अवशेष जलाए जाते हैं,
जिससे हवा में जहरीली तत्वों की मात्रा 33 से 290 गुना तक बढ़ जाती है। हर साल अकेले पंजाब और हरियाणा में करीब 3,50,00,000 टन पराली जलाई जाती है। अब आप देखिए, कुछ सरकार मदद करे, कुछ किसान आगे बढ़े और देसी खाद में बदला जा सकता है या दूसरे उद्योग धंधों में इस पराली का उपयोग किया जा सकता है। बहुत फायदा होगा। 1 टन पराली जलाने पर 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 3 किलो ठोस कार्बन और 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 199 किलो राख निकलती है। ऐसे में जब करोड़ों टन अवशेष चलते हैं तो वायुमंडल कितनी दुर्गति होती होगी। और इन दिनों सीमांत एवं बड़े किसान खरीफ फसलें खासतौर पर धान काटने के लिए हार्वेस्टर जैसी मशीनों का सहारा ले रहे हैं और इससे कटाई से फसल के तने का अधिकांश हिस्सा खेतों में ही रह जाता है, जहां गेहूं, गन्ने की हरी पत्तियां, आलू, मूली की पत्तियां पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो कपास, सनई और अरहर आदि के तने, गन्ने की सूखी पत्तियां, धान की पुआल आदि को जला दिया जाता है। फसलों के बचे अंश का इस्तेमाल मिट्टी जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरी खेती ऐसे रसायनों द्वारा हो रही है जो कृषि मित्र सूक्ष्म जीवाणुओं को ही चट कर जाते हैं। ऐसे में खेत की जैव विविधता का संरक्षण बेहद जरूरी है। फसलों के अवशेष इसमें किसानों की मदद कर सकते हैं। किसान चाहें तो फसलों के अवशेष से कंपोस्ट या फिर जैविक खाद तैयार कर अपने रासायनिक खाद के खर्चे से बच बच सकते हैं। पुआल को खेत में ढेर बनाकर खुला छोड़ने के बाद बजाय गड्ढों में कंपोस्ट खाद बनाकर उपयोग कर सकते हैं। आलू और मूंगफली जैसी फसलों को खुदाई कर बचे अवशेषों को भूमि में जोत कर मिला सकते हैं। मूंग एवं उड़द की फसल में फलियां तोड़कर खेत में मिला सकते हैं। केले की फसल के बचे अवशेषों से तैयार कंपोस्ट खाद में 1.87% नाइट्रोजन, 3.43% फास्फोरस, 0.45% पोटास होता है। और वैसे आधुनिक मशीन रोटावेटर भी फसल अवशेषों को उपयोगी बनाने में बेहद काम कारगर है। इस मशीन से जुताई करने पर फसल अवशेष मशीन से बारीक होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। और जिन इलाकों में जमीन की नमी कम हो रही है और भूजल और गहराई में जा रहा है, वहां रासायनिक खाद के बजाय कंपोस्ट ज्यादा कारगर है। पराली जैसे अवशेष बगैर किसी व्यय के आसानी से कंपोस्ट खाद में बदल सकते हैं। यदि मिट्टी में नमी कम हो जाए तो जमीन के बंजर होने का खतरा बढ़ जाता है। फसल अवशेष को जलाने से खेत की 6 इंच परत आग में भस्म हो जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लाभदायक सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, नील हरितक्राई, मित्र कीट के अंडे आदि होते हैं। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति भी जर्जर हो जाती है। किसानों का कहना है कि पराली को मशीन से निपटाने पर प्रति एकड़ कम से कम 5,000 रुपये खर्च होता है। फिर अगली फसल के लिए इतना समय होता नहीं है कि गीली पराली को खेत में पड़े रहने दें। पंजाब में किसानों का एक बड़ा वर्ग सरकार की सब्सिडी योजना से भी नाखुश है। उनका कहना है कि पराली को नष्ट करने की मशीन बाजार में 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये में उपलब्ध है। यदि सरकार ने सब्सिडी लो तो वह मशीन 1.5 से 2 लाख रुपये की पड़ती है। जाहिर है कि सब्सिडी उनके लिए बेईमानी है और उसके बाद भी मजदूरों की जरूरत होती ही है। किसानों को पराली के हर पक्ष को समझने के अलावा सामुदायिक स्तर पर मजदूरों की मदद से सरकार खुद इस काम को कुछ साल करे तो शायद उनके मन में व्याप्त शंका का निवारण हो जाए और वे आगे से खुद पराली नहीं जलाएं। लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनका नाम है पंकज चतुर्वेदी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। देखिए, किसानों की अपनी समस्या है। हमारे देश के किसानों की बहुत बुरी हालत रहती है, तो सरकार को दिखावा नहीं करना चाहिए। सरकार को भी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। परिवेश की महत्ता, वह सब कुछ जो हमारे शरीर एवं मन को घेरे हुए परिवेश के अंतर्गत आता है। इसका प्रभाव हमारे क्रियाकलापों, हमारी पहचान, हमारे कर्म एवं व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि हमारे चारों ओर आध्यात्मिक परिवेश है तो हमारा स्वभाव एवं प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर झुकने लगेगी। यदि हम चारों ओर से शैक्षिक परिवेश द्वारा घिरे हुए हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे चारों ओर का परिवेश बुराइयों से घिरा हुआ है तो वे बुराइयां उस परिवेश के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाएंगी। कुल मिलाकर परिवेश में मौजूद तत्व एवं विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाती हैं एवं हमारा व्यक्तित्व उसी अनुरूप ढल जाता है। यदि हम जीवन में सफलता एवं प्रगति का अर्जन करना चाहते हैं तो हमें ऐसे परिवेश में रहने का प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मकता से परिपूर्ण हो। मैं इसलिए तो कहता हूं, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए और निरंतर अपने काम को करते रहिए। कोई नेगेटिविटी नहीं आने वाली है। नकारात्मक भावनाओं, विचारों एवं प्रवृत्तियों से परिपूर्ण परिवेश हमें सदैव अवनति की ओर ले जाता है। और यहाँ पर एक अन्य बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि परिवेश का निर्माण करने वाले भी स्वयं हम ही होते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वैसा ही परिवेश हम अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए निर्मित करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए परिवेश के निर्माण में सहायक होते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति
हमारे लिए परिवेश का निर्माण करता है। बच्चे पर परिवेश का प्रभाव तुरंत ही पड़ना आरंभ हो जाता है और यह प्रभाव उसके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम भी करता है। हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को एक अच्छा एवं गुणवत्तापूर्ण परिवेश प्रदान करने में अपना पूर्ण योगदान दें, ताकि नकारात्मकता हम सभी से कोसों दूर रहे और हम सभी अपने अपने लक्ष्यों की ओर द्रुत गति से बढ़ने में सफल हो सकें। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प। सोचा करिएगा, इन पर विचार किया करिएगा। और ये हकीकत बात है कि जैसा परिवेश रहेगा वैसा प्रभाव पड़ता है। अपने आसपास आप लोग देख भी लीजिए। मेरे यहाँ एक पास में ही एक भैया रहते हैं, उनके 3 बच्चे हैं। आप देखिए, उनकी बेटी, दोनों बेटी बड़ी ईमानदारी से पढ़ती हैं। उन दोनों को देख देख कर वो बेटा एक दिन उसने, आप देखते हैं कि क्या किया कि पैर उसका किताब पर रख गया, छोटा सा है। मैंने उससे पूछा, उसने पैर मतलब उसके किताब को छुआ, सिर में लगाया। तो मैंने बोला ये क्या किया? बोले वो पैर लग गया था ना मेरा भैया। तो बोले कि वो, मैंने बोला ये किसने बोला? बोले दीदी लोग करती हैं इसलिए हमने किया ये। और आप देखिए कि वो भी पढ़ने लिखने लगा, वो भी ध्यान दे रहा है क्योंकि उसकी दोनों बहनें बड़ी ईमानदारी से पढ़ रही हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है, देखिए। और वो कहते हैं ना, एक नॉर्मल सी बात देखिए कि अगर घर में, नॉर्मल सी बात सोचिए आप लोग कि अगर माँ बाप बड़े ईमानदार हैं अपने काम के प्रति और वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे रास्तों पर चल रहे हैं, तो बच्चे भी ऑटोमेटिक अच्छे रास्तों पर चलने लगते हैं। इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। असम समझौते पर मुहर। अभी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने नागरिकता कानून की धारा 6A को वैधानिक करार देकर 1985 में राजीव गांधी सरकार और अखिल भारतीय असम छात्र संघ के बीच हुए समझौते को लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये असम है, देखिए, दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से, और भूटान और बांग्लादेश 2 देशों से लगती है इसकी सीमा। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है, बांग्लादेश से। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए, इसमें इस समझौते के तहत नागरिकता कानून में धारा 6 से जोड़कर यह व्यवस्था की गई थी कि 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके पहले यह तिथि 1 जनवरी 1966 थी। नागरिकता कानून की इस धारा को असम की संवैधानिकता को दी गई चुनौती खारिज होने के बाद बांग्लादेश ने से असम आए वे लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे जो 25 मार्च 1971 के पहले आए थे, लेकिन उनकी पहचान अब करके वापस भेजा जाएगा जो इसके बाद आए हैं। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि उनकी संख्या लाखों में है और उनकी पहचान करना भले आसान हो लेकिन उन्हें वापस भेजना मुश्किल है। और ऐसे लोगों को तभी वापस भेजा जा सकता है जब बांग्लादेश उन्हें लेने को तैयार है। बांग्लादेश उन्हें लेने को तैयार भी नहीं है ना। यह स्पष्ट है कि इनमें से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध आदि तो वापस जाने के लिए तैयार होने वाले नहीं है। और आप देखते हैं उनके वहां लौटने का मतलब है उनकी जान पर बनाना, क्योंकि अभी जिस तरह से अशांति फैली हुई है। अब तो इसकी आशंका और भी बढ़ गई क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के बाद वहां इस्लामी कट्टरता कहीं अधिक बढ़ गई है और अल्पसंख्यकों का जीना दुर्भर हो गया है। उन पर हमले भी हो रहे हैं। सौभाग्य से इन्हीं नागरिकता कानून में दिए गए उस संशोधन का सहारा मिलेगा जिसमें कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 के पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इन्हें तो मिल जाएगी नागरिकता, लेकिन जो मुस्लिम होंगे आप देखिए उन्हें जाना पड़ेगा। और देखते हैं क्या होता है। आप देखते हैं कि इसलिए इस कानून का जो 2014 डेट रखी गई थी कट ऑफ, जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, इसका इसलिए विरोध किया गया था कि इसमें आप देखते हैं कि बाकियों को क्यों शामिल किया गया, मुस्लिमों को क्यों शामिल नहीं किया गया। असम में कुछ लोग 1966 से 1971 के बीच बांग्लादेश से आए लोगों को नागरिकता देने के पक्ष में इसलिए नहीं क्योंकि इससे राज्य का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ने का खतरा है। इस खतरे को निराधार नहीं कहा जा सकता है क्योंकि असम एक छोटा राज्य है और वहां पाकिस्तान बनने के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज बांग्लादेश से लोग अवैध तरीके से आने लगे थे। कुछ शरणार्थी के रूप में आए, कुछ घुसपैठिए के रूप में। बांग्लादेश से एक बड़ी संख्या में लोग असम के अलावा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बंगाल में भी आ बसे। इसमें से अनेक ने अवैध तरीके से भारतीय पहचान पत्र हासिल कर लिया, मतदाता बन गए। इससे जो घुसपैठी के रूप में हैं उन्हें वापस भेजा ही जाना चाहिए क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति को बदलने का काम कर रहे हैं और सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के साथ देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं।
यह कहना कठिन है कि बांग्लादेशियों के साथ साथ म्यांमार के रोहिंग्याओं और कुकी लोगों का भारत आना पूरी तरह थम गया है। यह थमना ही चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ राज्यों को भी सख्ती दिखानी होगी। बाकी आपकी राय क्या है? अपनी राय दीजिएगा आप लोग। वित्तीय अनुशासन जरूरी है। तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर सरकारी राशि की लूट अब नई बात नहीं है। नया मामला झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम और पर्यटन विभाग से जुड़ा है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों से पहले फर्जी खाते खुलवाए और फिर करोड़ों रुपए डकार गए। इस घोटाले के पीछे का एक कारण यह है कि सरकारी विभागों में आज भी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम दुरुस्त नहीं हो पाया। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम लोगों से टैक्स मद में जमा रुपए घोटालेबाजों की जेब में जा रहे हैं। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम और पर्यटन विभाग के 107 करोड़ से अधिक की राशि खाते में ट्रांसफर किए जाने के मामले में सरकारी कर्मियों और बैंक कर्मियों की संलिप्तता सामने आई है। और बहरहाल सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पिछले दिनों इस मामले में सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया। जांच में अभी तक लगभग 300 फर्जी खातों की जानकारी मिली है, जिनमें सबसे अधिक अकाउंट निजी बैंकों में खोले जाने की बात सामने आई है। अब तक के अनुसंधान में लगभग 39.70 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में फ्रीज कराए गए। ऐसी गड़बड़ी सिर्फ एक विभाग में नहीं हुई है। फर्जी दावाड़े में शामिल ऐसे विभागों की लंबी सूची है जहां करोड़ों के बारे न्यारे हुए हैं। सरकार को ऐसे मामलों में सख्ती से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आवश्यक यह भी है कि प्रशासन विभागों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए मानकों पर स्थापित तकनीकों का भी सहारा लें, अन्यथा घोटाले होते रहेंगे और विकास के लिए जमा राशि बिचौलियों और घोटालाबाजों की जेब में जाते भी रहेंगे। याद देख लीजिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था ना झारखंड, रांची इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें, 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका झारखंड। स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण की जरूरत। आजकल आप देखिए बच्चे सबसे ज्यादा मोबाइल उपयोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक तरह से मुझे लगता है कि हम लोग दारू का नशा लोग करते हैं ना, गांजे का नशा करते हैं नशीली पदार्थों का, उसी तरह मोबाइल का भी हो गया। अब आप देखिए, एक दिन अगर नेट ना रहे तो ऐसा लगता है दुनिया उजड़ी उजड़ी लग रही है। वर्तमान युग डिजिटल क्रांति का युग है। डिजिटल उपकरणों के बढ़ते चलन ने मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक तो बनाया ही, साथ ही इसके अत्यधिक उपयोग ने कई समस्याओं को भी जन्म दिया। आज सबसे बड़ी चिंता है वर्चुअल ऑटिज्म की, जो छोटे बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ है। इसके उनका सामाजिक और मानसिक विकास बाधित हो रहा है। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर आदि डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण करीब 1 से 3 साल के बच्चों में आंखों का संपर्क न बनाना, दूसरों के साथ संवाद करने में असमर्थता और व्यवहारिक असंगतियां जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। बच्चों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वे डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से बचें और वास्तविक दुनिया के अनुभव में शामिल रहें। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिदिन 1 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन औसतन बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे है। अब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तब मोबाइल दे देना, वो सोने नहीं जा रहा है तब मोबाइल देना, कहीं आप व्यस्त हैं तो आप सोच रहे हैं कि बच्चा भी व्यस्त रहे तब मोबाइल दे देना। भारत में शहरी क्षेत्रों के बच्चे 5 घंटे प्रतिदिन स्क्रीन का उपयोग करते हैं, जो कि उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम 3 घंटे प्रतिदिन पाया गया। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे औसतन 1.5 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन का उपयोग करते हैं, जबकि इस आयु वर्ग के स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी अनुशंसित नहीं है। आंकड़ों के अनुसार करीब 90% अमेरिकी बच्चे 2 साल की उम्र तक किसी न किसी डिजिटल स्क्रीन का उपयोग कर देते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में सुझाया गया है कि सरकार और संस्थानों को स्क्रीन टाइमिंग से संबंधित नीतियां बनाने की आवश्यकता है। इसमें बच्चों की स्क्रीन टाइम को नियमित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की अनुशंसा की गई। माता पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करने, उन्हें शारीरिक गतिविधियों और रचनात्मक खेलों, समाज के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करने की सलाह भी दी गई है। यूनिसेफ के बारे में भी याद रखिएगा। देखिए क्या है ना, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए कहता हूं कि पढ़ लिया करिएगा। 11 दिसंबर 1946 में इसका स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यदि समय रहते बच्चों की स्क्रीन टाइम को नियंत्रित नहीं किया गया तो उनका मानसिक और सामाजिक विकास बाधित होगा। अभिभावकों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करें, बच्चों को शारीरिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें। सामाजिक जागरूकता से ही वर्चुअल ऑटिज्म के प्रभाव को कम किया जा सकता है। देखिए एक और बात बताऊं, जब मुझे
कई बार आंखों में सिर में दर्द होने लगता था, बहुत लैपटॉप यूज करते थे, काम भी रहता था। तो किसी ने मुझे बताया, किसी डॉक्टर ने, कि चश्मा आता है वो आपको फायदा करेगा, और माइन मतलब आपसे चीज नॉर्मल है वो चश्मा। उन्होंने लगाने के लिए दे दिया, बोले 1-2 महीने में निकाल भी देंगे, तब परेशानी नहीं होगी। मैंने लगाना शुरू किया, आप देखें कि मेरा 2.5 माइनस चला गया। मैंने एक दिन आंखें चेक करवाई, तो मैं कह रहा हूं कि इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो जब आपको जरूरत हो तभी आप लोग मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर्स का उपयोग, टैबलेट का करिएगा आप लोग। बाकी मैं कहता हूँ किताबों से पढ़ा करिएगा अधिकतर। नहीं, फिर भी नहीं कवर हो पा रहा है तो आप लोग पढ़ा करिएगा इससे। कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी किताबें हम भैया ऑनलाइन पढ़ लें। अगर आप में क्षमता है तो पढ़ सकते हैं आप, वरना मेरी राय अगर कहें तो खरीद कर अब किताबों से पढ़िए आप। एआई को सशक्त बनाने के संकेत, ये नोबेल पुरस्कार अभी दिए गए हैं ना। और देखिए, अल्फ्रेड नोबेल साहब की याद में दिए जाते हैं। 1901 से शुरू हुई थी इनकी नोबेल पुरस्कारों की। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ना, वो 1969 में पहली बार दिया गया था। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। वह तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को मानव सीखने, समझने और समस्या समाधान, निर्णय लेने, रचनात्मक और स्वायत्तता का अनुसरण करने में सक्षम बनाती है। एक तरह से कृत्रिम तरीके से आपके ये बुद्धि, दिमाग बनाया जा रहा है। तो जिन दो विज्ञानियों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है इस बार, और उनमें से एक विज्ञानी जॉन जे हाफील्ड को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विकसित करने के लिए, तो दूसरे कंप्यूटर विज्ञानी को जेफरी हिल्टन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों के लिए सम्मानित किया जाएगा। हाफील्ड और हिल्टन दोनों आप देखेंगे, दोनों के कार्य क्षेत्र का जुड़ाव सांख्यिकी, भौतिकी, न्यूरोबायोलॉजी और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान सहित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से है। और पर अंततः उनका मुख्य सिरा एआई से भी जुड़ता है। और दूसरी तरफ रसायन विज्ञान के लिए जिन दो विज्ञानियों को पुरस्कार मिला है उनकी खोजें प्रोटीन से संबंधित हैं। प्रोटीन के बिना जीवन असंभव है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए नोबेल मिला है। और आप देखते हैं कि डेविड बेकर की कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन से पहले ही ध्वनित होता है कि यह कंप्यूटर और करना या फिर गणित से संबंधित है। निसंदेह इसमें एआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा डेमिस हासाबिस और जॉन जंपर को अल्फा फोल्ड 2 मॉडल को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, और जिसकी सहायता से लाखों प्रोटीन संरचनाओं को जाना जा सकता है। और इस मॉडल के आने से पहले हम महज 1.70 लाख प्रोटीन संरचनाओं को ही जानते थे। यह भी एआई आधारित एक मॉडल है जो रसायन क्षेत्र में भी दोनों नोबेल पुरस्कार मूलतः भौतिकी के क्षेत्र में आने वाले एआई से ही संबंधित है। और एआई काफी चर्चा में भी बना हुआ है, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर बना के रखिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोबेल कमेटी ने कहा कि इन विज्ञानियों ने दुनिया को नए तरीके से कंप्यूटर का उपयोग सिखाया है। पर ताजा नोबेल पुरस्कार बताते हैं कि समूचा संसार बड़ी तेजी से एआई की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल यह बाजार का औजार है और हम इसके शिकार हैं। जिस तरह से इसका प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है वह दिन दूर नहीं जब कि आज जो घर घर में एक जाना पहचाना शब्द बन चुका है वह एआई आगे सर्वव्यापी होगा और विश्व कि हर मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप में किसी न किसी अंश में शामिल होगा। फिलहाल फौरी चिंता यह है कि इससे समर्थित डीप फेक के नए दौर में नकली ही नया असली होगा। सच झूठ का भेद मिट जाएगा। दूरगामी आशंका है कि मनुष्य की जगह मशीनें ले लेंगी और मानव अनुपयुक्त नकारा और मशीनों का गुलाम होगा। और आप देखते हैं कि नकारात्मक असर की आशंका है इसकी। नोबेल पुरस्कारों की घोषणाओं की गहमा गहमी के बीच एआई की आगत आशंकाओं को परे रखकर हम यह नहीं भूल सकते हैं कि उन्नत एआई की आधारशिला रखने वाले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हॉपफील्ड ने पिछले साल गूगल की नौकरी इस विरोध के साथ छोड़ दी थी कि वो एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। जेफरी ने अपने को एआई की खोज का अपराधी मानते हुए दुख जताया और एक साक्षात्कार में कहा कि यह बड़े पैमाने पर बेरोजगारी लाएगा। समाज में ऐसी अफवाहें तेजी से फैलेंगी जिन्हें जल्द रोकना असंभव होगा। इसके आप देखिए एआई के नेगेटिव पॉइंट बताए जा रहे हैं, ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए हर चीज के 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। हालांकि आगत की आशंका की आहट से इतना हल्कान ना होते हुए सचेत रहते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना ही श्रेयस्कर होगा। एआई के नुकसान हैं तो लाभ भी कम नहीं है। भविष्य में इस बुराई से लड़ने के लिए भी इसकी
ही अच्छा ही काम आने वाली है। और फिलहाल जिन खोजों पर नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई उनमें कोई 4 तो कोई 21 वर्ष पुराना है तो कोई 44 साल। सो अब तक इनके अनुप्रयोगों से यह तय हो चुका है कि मानवता के लिए ये बड़े काम के हैं और आप देखते हैं कि उन पर आधारित तकनीक को आपको पर्याप्त कार्यक्षम माना जा चुका है और उसने उनसे उल्लेखनीय संभावनाओं को जन्मते देखा जा रहा है। हॉपफील्ड के कृत्रिम तंत्रिका तंत्र ने ऐसा मशीन स्मृति तंत्र विकसित किया जो मानव मस्तिष्क की तरह आंकड़ों सूचनाओं को ग्रहण करने संगीत याद रखकर उसके पुनर्निर्माण या फिर आवश्यकताएं पड़ने पर फिर से याद दिलाने में सफल हुआ। तो हिल्टन ने वोल्टजमैन मशीन विकसित करके हॉपफील्ड के काम को गति दी। उनका आविष्कार न्यूरल नेटवर्क को उदाहरणों का विश्लेषण करके सीखने में इस कदर सक्षम बना देता है जिससे यह पैटर्न को पहचान आंकड़े को खोजने में सक्षम होने के साथ चित्रों में अंतर कर सकता है। अल्फाफोल्ड 2 मॉडल शरीर में भूमिकाएं निभाने वाले शरीर के ऊतकों एवं अंगों की संरचना कार्य और नियंत्रण के लिए आवश्यक लाखों प्रोटीनों की संरचनाओं की भविष्यवाणी करता है जिससे हम जान पाते हैं कि प्रोटीन किस प्रकार कार्य करता है। यह समझ जाने के बाद इस बारे में नई परिकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं कि किसी प्रोटीन के कार्य कामकाज को कैसे प्रभावित नियंत्रित या बदल दिया जाए। इसे रोबोटिक्स से जोड़कर इंटरैक्टिव होम डिवाइस बनाने, बायोमेट्रिक्स के क्षेत्र में सटीक सर्वेक्षण करवाने, तकनीकी क्षेत्र में मानवीय दखल और गलतियां न्यून करने के लिए बेहतर मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन आदि के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। समाचार पत्रों की सुर्खियों से बड़े वैज्ञानिक शोधों के लिए दशकों से चली आ रही कम फंडिंग, अकुशल प्रशासन, संसाधनों की कमी और नौकरशाही की गैर जरूरी प्रक्रियाओं के साथ प्रयोगशालाओं की नवीनतम जरूरतों की किल्लत वाली असुविधाओं से सामंजस्य बैठाते हुए किए जाने वाले अपर्याप्त प्रयासों के चलते एआई के क्षेत्र में हम उस त्वरा से आगे नहीं निकल पाए जितनी हमारी क्षमता है। संभव है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मिलने वाले इनोवल्स हमारे अनुसंधान अभियान को कुछ गति प्रदान करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्रेडेटर डॉन से मजबूत होगी भारतीय सेना। हम लोगों ने अमेरिका से भी सौदा किया है ना, तो उसी की बात हो रही। भारत ने अमेरिका के साथ डॉन खरीद के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में देश के रक्षा और रणनीतिक अधिकारियों की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रतीक है। इसके तहत अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रेडेटर डॉन खरीदे जाएंगे। इस खरीद की लागत लगभग $4 अरब होगी। इस खरीद का मुख्य उद्देश्य चीन सीमा पर भारतीय सेना की क्षमता बढ़ाना है। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति ने MQ-9B हंटर किलर ड्रोन को खरीद को मंजूरी प्रदान की गई थी। प्रीडेटर ड्रोन को खरीद से भारत के शत्रु देश हमें आग दिखाने से डरेंगे। इन ड्रोनों की शक्ति से भारत दुश्मनों के नापाक इरादों को तहस नहस करने में आसानी से सफल भी होगा, क्योंकि यह समुद्र की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और जमीनी सीमा के उस पार लक्ष्य साधने सहित अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभा सकते हैं। भारत विशेष रूप से चीन के साथ विवादित सीमा पर मुख्य रूप से सशक्त बलों की निगरानी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए ड्रोन खरीद रहा है और ये ड्रोन हवा से जमीन पर सटीक मार करने में अत्यंत सक्षम है। समझौते के तहत भारतीय नौसेना को 15 सी गार्डियन ड्रोन मिलेंगे तथा भारतीय वायुसेना व थल सेना को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलेंगे। अधिक ऊंचाई पर काम करने वाले ये ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने में सक्षम है। ये 4 हेलफायर मिसाइल हैं, 450 किलोग्राम बम ले जाने में भी क्षमता रखते हैं और मानव रहित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की लंबाई लगभग 26 फुट है। MQ-9 प्रीडेटर लेजर गाइडेड मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और एंटी शिप मिसाइलों से लैस है। यह 4 मिसाइलों को एक साथ दागने में भी सक्षम है। इसकी खासियत यह भी है कि यह एक बार उड़ान भरने के बाद आसानी से के साथ 1900 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता है। चीन ने हिंद महासागर के अलावा कई समुद्री इलाकों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाया है। चीन अपने जासूसी जहाजों के साथ साथ उपग्रहों, रॉकेटों व बैलिस्टिक मिसाइलों का तैनात करने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में भारत को इन ड्रोनों की विशेष आप देखते हैं आवश्यकता थी। अब भारत की ताकत पर्वतीय क्षेत्र में भी बढ़ जाएगी और समय रहते बड़े अभियान को अंजाम भी दिया जाएगा। वर्तमान में भारत एक खुफिया एकत्रीकरण अभियान के हिस्से के रूप में MQ-9B ड्रोन का उपयोग कर रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह भी है कि इसे मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज तथा बचाव एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी उपयोग में लाया जा सकता है। MQ-9B गार्डियन ड्रोन में एक इन बेल्ट वाइड एरिया समुद्री रडार, एक स्वचालित पहचान प्रणाली,
इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय एवं एक 100 निहित एंटी सबमरीन वारफेयर भी किट लगी है। शत्रु चित्त के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने वाला यह ड्रोन इंटरकलर यूएवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पानी की सतह से ऊपर और भीतर दोनों ही प्रकार की जगहों की निगरानी व छानबीन के लिए इसमें 80 से ज्यादा जी साइज के सोनोवायर लगाए गए हैं। वस्तुतः सोनोवायर वह डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल के माध्यम से पानी के भीतर हो रही आवाजों की पहचान करता है और इनकी मदद से प्रीडेटर ड्रोन गहरे पानी में छिपे हुए शत्रु की पनडुब्बियों को आसानी से खोज लेता है और उसके बाद मिसाइलों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देता है। इन खूबियों वाले ड्रोन से भारतीय सेनाएं काफी ताकतवर हो जाएंगी। हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे हों, देख लीजिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से। ये आप देखिए पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है पाकिस्तान की हमसे, हमारे 5 राज्यों की। ये आप देखिए झारखंड में चुनाव है तो वहीं राजनीति की बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अनुशासित और सशक्त समाज। तो सर्वसमावेशी भारतीय संस्कृति संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करती है, किंतु इस कल्याणकारी संस्कृति को ग्रहण सा लग रहा है। ऐसे में यह चिंतन मनन का विषय है कि इस संस्कृति को पुनः कैसे सर्वहितकारी मार्ग पर लाकर वैश्विक पटल पर सार्थक बनाए। वस्तुतः जातिगत विद्वेष ने भारतीय समाज को कई जातियों उपजातियों में विभाजित कर दिया। विदेशी आक्रमणों के सामने भारत की पराजय का एक बड़ा कारण यहाँ की जातिगत समस्याएं भी रही। हमें नीतिगत भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने होंगे। हमें स्वीकारना होगा कि एक सभ्य संगठित और समाज को व्यक्ति, जाति, समुदाय या आर्थिक स्थिति के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए और हमारा निमित्त एक सुसंगठित, अनुशासित और सशक्त समाज निर्माण होना चाहिए। ऐसा समाज जो केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, अब तो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय अस्मिता के संदर्भ में भी सशक्त हो। आप लोग खुद देखते रहते हैं, जाति धर्म की बातें होती रहती हैं, देश के लिए बातें नहीं करता है कोई। वो जातियों की लड़ रहा है, हमारी जाति ऊंची, हमारी जाति ऊंची, हमारा ये। हमें युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार करनी चाहिए जो नैतिक और सामाजिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व को निभा सके और समाज को सुसंगठित करने, राष्ट्रीय हितों के विषयों पर सामूहिक निर्णय लेने में सक्षम हो। जब कोई आपसे पूछे तो आप सीधा सा कहें कि हम भारतीय हैं भैया, हमें नहीं मालूम हमारी जाति क्या, हमारी भारतीय है सीधी। शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, सामान्य व्यक्ति उससे अधिक प्रभावित नहीं होता है। पड़ोस के लोगों का आचरण एवं व्यवहार कैसा है, इस पर वह अधिक ध्यान देता है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म नैतिक बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें एक व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। कहना ना होगा कि भारत देश कभी भी हमारे लिए केवल कागज पर बना मानचित्र मात्र नहीं रहा है। हमने इसे भूमि का एक टुकड़ा ना मानकर सदैव एक जागृत देवता के रूप में पूजा है। अब आप देखिए जाति जाति में लड़ाई हो रही, धर्म धर्म में, आपस में भारत में ही लड़ाइयां हो रही हैं। हम दुनिया से क्या मुकाबला करेंगे फिर। सामाजिक एकजुटता। तो एक तथ्य को विवादित नहीं बनाना चाहिए कि प्राचीन काल से यहाँ जो निवास करते आए हैं वह उन्हें हिंदू नाम से जाना गया है। उनके निवास स्थान को भारत भूमि कहा गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग भारत एवं इसके निवासी भारतीय कहलाए। हिमालय, हिंद महासागर, ईरान व इंडोनेशिया के मध्य के पूरे भूभाग को आर्यावर्त अथवा भारतवर्ष या हिंदुस्तान कहा गया है। स्वतंत्र वीर सावरकर ने भारतवासियों के लिए ही कहा, जो सिंधु नदी के उद्गम स्थल से कन्याकुमारी के समुद्र तक विस्तृत भूभाग को भारत भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि मानते हैं, उन्हें आप देखते हैं हिंदू कहते हैं। आशा है कि इस राष्ट्र की उन्नति के साथ ही अवनति का हेतु भी हिंदू समाज ही है। अतः हिंदुओं की एकजुटता और सजगता अति आवश्यक है। इसका आशय कतई नहीं कि हम अन्य मातावलंबियों के विरोधी हैं। अब तो हमें सभी समुदायों एवं वर्गों को संगठित करना ताकि एक सशक्त, समृद्ध भारत का निर्माण हो सके। राष्ट्र हित सर्वोपरि। इस हेतु राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत लोगों की संख्या बढ़ानी होगी। इसमें बाधाएं आएंगी क्योंकि बाधा खड़ी करने वाली विभिन्न संतोषी भी इसी समाज में है। राष्ट्रहित में इन बाधाओं को पार करना ही पड़ेगा। आज जो हमारे विचारों के विरोधी हैं, कल हमें उन्हें अपना बना लेना और उनके साथ ही मिलकर राष्ट्रोद्यान में लग जाना। ऐसा करते समय धर्म अर्थात नीति, नियम और पवित्र मन से दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा और इस उद्देश्य हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारतीय शिक्षा प्रणाली में उन सुधारों की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को सुदृढ़ कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समुचित प्रावधान है। यथा सार्वभौमिक जीवन मूल्यों एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समायोजन, भारतीय भाषाओं में शिक्षा, परिणाम आधारित एवं चरित्र निर्माण युक्त समग्र शिक्षा, अनुभव जनित एवं कौशल युक्त शिक्षा और समाजोपयोगी शिक्षा एवं शोध आदि। भविष्य में इन क्षेत्रों में अधिक सघनता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। सशक्त युवा से सशक्त देश।
कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से कुछ संगठनों ने घर घर जाकर परिवार एवं उनके बच्चों में संस्कार की बीज बोने की पीड़ा उठाया। वर्तमान में बच्चे एवं युवा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जंक फूड सहित पश्चात जीवन शैली और औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित हो गए। वे पश्चात जीवन शैली को ही सर्वोत्तम मान बैठे हैं। उन्हें इस सोच से बाहर निकालना एक चुनौतीपूर्ण है। अपने सांस्कृतिक इतिहास एवं सच्चे राष्ट्र नायकों से अनभिज्ञ इस पीढ़ी के संज्ञान में इस विषय को लाने हेतु हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा कि वैचारिक दृष्टि से युवाओं को सशक्त बनाना होगा और उनमें स्वयं स्व का भाव जगाना होगा, जिससे वह अपनी सार्वभौमिक मांगलिक सांस्कृतिक विरासत पर गौरवान्वित हो सकें। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दिया करिएगा, बोला करिएगा, कुछ ना कुछ तो लिखा करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।